नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले ही अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम 2023 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें हमारा टेस्ट नंबर 8 होने वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। अब तक आपको बिल्कुल आदत पड़ गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से कितने मार्क्स के हैं। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाकई कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। ऐसा कितनी बार होता है कि बच्चों के पास होता ही नहीं है। तो ऐसी गलतियां स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स खासकर ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग कह रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसमें किसने कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड किया था, ये पूछ रहा है आपसे। तो साथ में सॉल्व कर लेते हैं। असफ अली, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आपके आई चुंद्रीगर, कॉमर्स के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद से देखो, प्रसाद मतलब होता है खाने की चीज, तो फूड एंड एग्रीकल्चर, ऐसे याद कर लो। जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। ए हो जाएगा आंसर। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 24-25। इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ गया है 1.6% से, साल दर साल बढ़ रहा है अप्रैल से दिसंबर तक। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि हम मापते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चेंज के हिसाब से, वो कम हुआ है 5.4% अप्रैल से दिसंबर 2024 तक। 1 मार्च 2024 तक नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जो होते हैं, वो 43 हैं। करेक्ट बताना है आपको।
सारा ठीक है। आप बताएंगे मुझे आरआरबीज कब स्टैब्लिश हुए थे, इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तीसरा देखिए, कौन सा आर्टिकल ये प्रोक्लेम करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की संरक्षण का जो प्रावधान है वो कहां पे दिया हुआ है? आर्टिकल 29। 1 से 51 आर्टिकल नींद में भी कोई पूछे तो पता होने चाहिए आपको, और इनसे बाहर आता नहीं जनरली क्वेश्चन। जो इसके बाद वाले आते हैं वो ज्यादातर फेमस वाले आते हैं, वो ज्यादातर के ठीक हो जाते हैं, पर ये तो याद होने ही होने चाहिए। चौथे में क्रोनोलॉजी बतानी है आपको, कुछ संधियां दी हुई हैं उनको आपको अरेंज करना है। मैंने बताया था मैसूर वॉर, मराठा वॉर, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, ये सब अच्छे से पढ़ना, और इनमें जो संधियां साइन हुई थी वो भी पढ़नी है। देख लो, ट्रीटी ऑफ बसीन थी 1802 की, मैंगलोर की संधि थी 1784 की, इलाहाबाद की संधि थी 1765, ये तो बहुत फेमस है, और राजपुर घाट की थी 1806 की। क्या हो जाएगा आंसर? डी। कौन सा बीमारी जो है वो पोर्टेडेटला पर्टुसिस से होती है? कौन सी बीमारी होती है इस बैक्टीरिया से? वूफिंग कफ, काली खांसी आप जिसको कहते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन 6th में, टर्क्स जो थे वो चाहते थे यूरोप के व्यापारी उनके साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, ईस्टर्न कंट्रीज से। 1453 में टर्क्स ने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया था। आपको बताना है कौन सा सही है। ए गलत है, आर ठीक है। पहला क्यों? 1453 में बिल्कुल ठीक बात है, कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया था, जिसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच अपने आप ही संपर्क स्थापित होने वाला जो मार्ग था वो तुर्कों के अधीन आ गया था, और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति देने से उल्टा इनकार कर दिया था। समझ रहे हैं? 7th, according to which archaeologist the decline of Indus Valley civilization was due to stalemate in foreign trade। मतलब विदेशी, देखो जो आईवीसी थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका जो पतन हुआ, उसका जो डाउनफॉल हुआ, उसके अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग कारण दिए। तो किसने ये कहा था कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण पतन हो गया इनका? ये कहा था विलियम फॉक्सवेल एल्ब्राइट ने, ठीक है। कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है? नहीं सही है सुमेरित। कुछ बैटल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा नहीं है। बैटल ऑफ अलीवाल, ये ठीक है 1846 का है, ब्रिटिश आर्मी और सिखों के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ फिरोजपुर, ये है 1845 का, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ये सिख आर्मी और थी तेज सिंह के अंडर और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। बड्ढोवाल 1846, ठीक है बिल्कुल, रणजीत सिंह मजीठिया थे और हैरी स्मिथ, उनके बीच में हुआ था। और सबराओं का 1846 है, ब्रिटिश आर्मी, हैरी स्मिथ और सिख, इनके बीच में हुआ था। तो ये सिख से रिलेटेड ही सारे बैटल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 9th, कौन सा स्टेट लोएस्ट नंबर ऑफ सीट होल्ड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं इनमें से। तो बिहार की है, देखो बिहार में है 243, यूपी की तो जानते होंगे 403, वेस्ट बंगाल की 294 और इसकी महाराष्ट्र की 288, तो बिहार की सबसे कम होंगी। इनमें से कौन सी किताब रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब किस किताब में रिवोल्ट ऑफ 1857 को प्लान्ड फ्रीडम स्ट्रगल बोला गया है? तो ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। किसने लिखी थी ये किताब? विनायक दामोदर सावरकर ने। कौन सा नहीं सही मैच्ड है? नहीं, नॉट। बताइए सोनार क्या करता है, जानते हैं आप? यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो आंसर ही पहला आ गया आपका। हाइपरसोनिक नहीं, ये करता है पराश्रवित रंगों का उपयोग, ठीक है। पायरोमीटर ज्यादा टेम्परेचर नापने के लिए, हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, रेडार रेडियो वेव्स का यूज करता है। बाकी बिल्कुल ठीक है। 12th देखिए, मनसबदारी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? मनसब एक फारसी पर्शियन वर्ड है। मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने मुगल के टाइम पे, और मनसबदारी सिस्टम जो है वो दशमलव प्रणाली पे आधारित है, डेसिमल सिस्टम पे आधारित है मंगोल्स की। मनसबदारी ओरिजिनेट हुआ था सेंट्रल एशिया में। आंसर बताइए। तो आंसर सारे एकदम ठीक हैं, तो आप यहां से पूरा मनसबदारी आपकी यहीं से प्रिपेयर हो जाएगी अगर आप करना चाहते हैं तो। 13th देखिए,
कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? कंट्रीज और कैपिटल्स। एक क्वेश्चन पक्का आना है, कोई भी यूपीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें कंट्रीज कैपिटल्स आपको याद होने चाहिए। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, किर्गिस्तान की बिश्केक, मोजाम्बिक की क्या है? मापाटू, तजाकिस्तान की क्या है? दुशानबे। अशगाबाद किसकी है? कमेंट कीजिए, अशगाबाद किसकी राजधानी है? अमरंथस। चौलाई क्या है? चौलाई क्या होता है भाई? बहुत आयरन होता है इसमें, खाया कीजिए, ठीक है। 15th, कौन सा करेक्ट है? टर्किश लैंग्वेज मदर टंग थी तुर्क शासकों की, ऑटोमन रूलर्स की। पर्शियन लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेटिव टंग थी, प्रशासनिक भाषा थी ऑटोमन रूलर्स की। और मंगोलियन लैंग्वेज रिलीजियस फंक्शंस पे बोले जाने वाली भाषा होती थी। पहला और दूसरा ठीक है। टर्किश लैंग्वेज जो थी, नहीं, हाँ करेक्ट पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट और ये ठीक है। अरेबिक थी, मंगोलियन करके कोई वैसे भाषा नहीं थी, अरेबिक थी ये, ठीक है, जो कि रिलीजियस फंक्शंस पे यूज होती थी। 16th, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। रेलटेल कॉर्पोरेशन को नवरत्न स्टेटस मिल चुका अगस्त 2024 में। अलॉन्ग विद रेलटेल 4 और कंपनीज को ये स्टेटस मिला है। अभी फिलहाल 25 ऐसी कंपनीज हैं जो नवरत्न है। नवरत्न स्टेटस कब मिलता है? जब पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 में उसको रखा गया हो, वर्गीकृत किया गया हो। बी गलत हो गया। देखिए 4 कंपनीज को नवरत्न स्टेटस मिला है जिसमें रेलटेल है, मतलब रेलटेल को मिला के 4 है, ना कि रेलटेल के अलावा 4 है। रेलटेल है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और सतलुज जल विद्युत निगम है इसमें। तो 3 और हैं जो मैंने आपको बताई रेलटेल के अलावा। 17th, कौन सा इवेंट लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में हुआ था? मैं हर टेस्ट में आपको बता रही हूँ कि वाइसरॉय से संबंधित आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए जरूर। तो पहले तो रीडिंग का कार्यकाल देखो कितना था, 1921 से था आपका 1926। हाँ, तो बताओ काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई? 1925 में। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को खुद। मॉपला रिबेलियन 1921 में। चौरी चौरा तो सभी को पता होगा। और श्रद्धानंद की हत्या 1926 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है सारे। ऐसे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ये अप्रोच है। अब इस अप्रोच को इस्तेमाल करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। 18वां देखिए, इफ एन एरिया वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो हाउ मेनी यूनिट्स, कि उसको कहा जाए कि ओजोन होल हो गया है। ओजोन की जो सांद्रता है वो कितनी कम हो जाए, कितने यूनिट कम हो जाए कि उसको आप ओजोन छिद्र कह देंगे। याद कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से। ये आपकी देखिए जहां पे ओजोन होता है ना वहां पे एटमॉस्फेयर में 300 डॉप्सन होती है वो। एक मिनट, कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की 300 डॉप्सन यूनिट है और अगर किसी जगह 220 से कम चली जाए तो आप मानेंगे कि ओजोन होल डेवलप हो रहा है वहां पे। 1970s में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने हंगुल प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये किसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट चलाया था? तो ये IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ मिलकर चलाया गया था। कश्मीरी स्टैग जो होता है उससे उसके बचाव के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था कश्मीर में। 20th देखेंगे, असर्शन रीजन, पोर्चुगीज वांटेड टू बैलेंस द ग्रोइंग पावर ऑफ द टर्क्स एंड द अरब्स। अ डायरेक्ट रीजन क्या है? अ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया हैड बीन डिस्कवर्ड बाय द पोर्चुगीज। आंसर, बातें दोनों ठीक है पर एक्सप्लेनेशन थोड़े ना है। हुआ क्या था, जो इकोनॉमिक रिलीजियस रीजन थे कि पोर्चुगीज ने डायरेक्ट सी रूट ढूंढ लिया था यूरोप और इंडिया के बीच में। इकोनॉमिक रीजन क्या था? अरब्स को बाहर निकालना था, ठीक है। और जो यूरोपियन कंपेटिटर्स थे उनके वेनिस और जेनीवा से आए हुए थे। रिलीजियस रीजन क्या था? उनको बैलेंस करनी थी ग्रोइंग पावर टर्क्स की और अरब्स की, अफ्रीका और एशिया के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके। समझ रहे हैं? तो दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे का रीजन नहीं है। 21, बुक का नाम है मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, 1931 में पब्लिश हुई थी। ये बोल रहा है किसने लिखी है? सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। आप जानते हैं किसने लिखी है? सर जॉन मार्शल। 22, कौन सा नॉट करेक्टली मैच नहीं है सही सुमेलित? अब कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, देख लीजिए आप, साथ में ही सॉल्व करेंगे। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके अब तक प्रिपेयर हो गए होंगे।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस मऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च मेरठ में है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है, और वेजिटेबल वाला मैंने कहा था वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी। आंसर आपका डी हो जाएगा, महोबा में नहीं है। 23. Who among the following has used to look after the work of Minister of Economy? मतलब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे इकोनॉमिक मिनिस्टर कौन थे? बेसिकली बात ये पूछ रहा है। तो ये भगवान दास जी थे, ठीक है। ये फकीर अजीजुद्दीन थे, फॉरेन मिनिस्टर, आज के जयशंकर थे ये, ठीक है। और ये जो थे ये इकोनॉमी देखते थे। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब ऐड हुआ तो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी हो गई? तो बताओ, अभी बताने का क्वेश्चन नहीं रह गया है। 18 हो गई, ठीक है। इससे इस अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड हुई थी, KMN। ब्रिटिश ने 48,000 रुपए कर दी थी पेंशन, जो कि महारानी जिंदन कौर को दी जाने वाली थी। वो पहले कितनी दी जाने वाली थी अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ भैरोवाल? बताओ, 1.5 लाख से 48,000 रुपए, कितना झटका लगेगा किसी को। 26. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अब तक क्यों नहीं आया था ये क्वेश्चन? बताइए सही कौन सा है। कुशीनगर के केला फाइबर उत्पाद है, लखीमपुर की क्या है? ट्राइबल क्राफ्ट। इसमें गलती कर रहे हैं क्या आप? कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन किसका सही या गलत हुआ है। बस ये सही है इसमें। मऊ के क्या है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। देवरिया का डेकोरेटिव आइटम्स, डी फॉर देवरिया, डी फॉर डेकोरेटिव आइटम, ऐसे याद कर लो, सारे याद करो ये लिस्ट खोल के। 27th असर्शन और रीजन। सर जॉन शोरे को फादर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कहा जाता है, अहस्तक्षेप की नीति का जनक। जब ये गवर्नर जनरल बन गए थे तो इन्होंने मैसूर के प्रति इस नीति को अपनाया था। बिल्कुल ठीक है। 28th विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स रिलेटेड टू द जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी के कुछ ही एरियाज हैं इंडिया में, आपको वो सारे प्रिपेयर कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख लो, पूगा वैली लद्दाख में है, ताता पानी बलरामपुर करके पड़ता है छत्तीसगढ़, ठीक है। तप्ता पानी उड़ीसा है, ताता तप्ता। अनहोनी कहाँ हुई है? अनहोनी हुई है MP में, ना कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये गलत हो गया, आंसर इसका डी हो गया। 29. To whom among the following had Shujā-ud-Dौला made a treaty of बनारस? ट्रीटी ऑफ बनारस किसके साथ शुजा-उद-दौला ने साइन की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। शुजा-उद-दौला का टाइम पीरियड था 1754 से 1775, बंगाल के नवाब का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। और 1773 में ये ट्रीटी बनारस की शुजा-उद-दौला ने साइन की थी वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। 30th विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी ऑफ यूपी इज अ ठुमरी सिंगर और गजल सिंगर भी है? बताइए कौन है? बेगम अख्तर जानते होंगे आप। लच्छू महाराज कथक डांसर हैं, मालिनी अवस्थी बहुत फेमस फोक सिंगर हैं, शंभू महाराज डांसर हैं, ठुमरी डांसर, दोनों ये हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर सही बताइए, किस किस के बीच में हुई थी? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इस ट्रीटी से ज्यूरिसडिक्शन और प्रिविलेजेस जो थी कंपनी की वो पुनः स्थापित कर दी गई थी। कंपनी वाज आस्क्ड टू पे कॉम्पेंसेशन टू द नवाब व्हिच वाज डिसाइडेड बाय द नवाब हिमसेल्फ। बताइए सही है सारे। कब हुई थी ये ट्रीटी साइन? आपको बताना चाहिए वैसे तो। 9 फरवरी 1757। ये याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट होती है ट्रीटी, ठीक है। किसके बीच में हुई? सबसे इंपॉर्टेंट यही बात हो गई। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा चलाए जा रहे कुछ पेड बैचेस की जानकारी आपको इस पेज पे मिल जाएगी। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न फॉलो करते हुए आप देख ही रहे होंगे अब तक, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चल रहा होगा। बैच नेम और डिटेल्स प्लस फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। प्लस ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, ये शर्त है हमारी। चलिए 32 कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट दी हुई है। आसान क्वेश्चन है इस टेस्ट में, मजा आ रहा होगा आपको। बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भाई प्रेशर की होती है पास्कल, एटमॉस्फेरिक नहीं, प्रेशर की पास्कल है। फ्लो ऑफ वाटर क्यूसेक, थिकनेस ऑफ ओजोन डॉप्सन, वॉल्यूम ऑफ ऑयल बैरल। द रियल ब्रिटिश सोवरेनिटी वो एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, असली जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता एस्टैब्लिश हुई थी वो कौन सा बैटल जीतने के बाद हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, तुरंत आना चाहिए आंसर। बैटल ऑफ बक्सर।
निजामुद्दौला को नवाब बनाया गया था। मीर जाफर 1765 में मर जाता है, इसके बाद निजामुद्दौला को नवाब बनाया जाता है। ठीक है, 1765 में मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था ऐसा कि वास्तविक ब्रिटिश सोवरेनिटी स्टैब्लिश होती है। पहले रेसिपिएंट ज्ञानपीठ अवार्ड के थे राइटर जी शंकर कुरूप 1965 में। कौन सी भाषा के राइटर हैं ये? मलयालम। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लेफ्टिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश इन 1772, मुगल एम्प्रेस शाह आलम II केम टू दिल्ली, मतलब ब्रिटिश का प्रोटेक्शन छोड़ के दिल्ली आ गया, टू एक्सेप्ट द प्रोटेक्शन ऑफ मराठा। कौन थे इस वक्त मराठा रूलर? ये थे माधवराव। ठीक है। एंडोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं पेशेंट्स के पेट के अंदर की जांच के लिए। ये किस फिनोमेना ऑफ लाइट पे काम करता है? टीआईआर। मैंने आपसे पिछले टेस्ट में भी कहा था, टीआईआर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सरफेस टेंशन, इन सब के एग्जांपल्स पक्का पूछेगा हर टेस्ट में, पढ़ के चलो। मैचिंग करना आपको, देखो आ गया। बुद्धिस्ट काउंसिल का क्वेश्चन शायद पहले या दूसरे टेस्ट में मैंने पूछा था और बोला था कि सारे प्रिपेयर कर लेना। कहाँ हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, राजा कौन था, सब पता होना चाहिए। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई, अजात शत्रु थे। सेकंड हुई आपकी वैशाली में, कालाशोक थे। थर्ड हुई पाटलिपुत्र में, अशोक थे। फोर्थ हुई कश्मीर में, कनिष्क थे। आंसर क्या हो गया? डी। कौन से महीने में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है? बताइए, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात ये पूछ रहा है ये। 24 अक्टूबर। 39, कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल नहीं है? मैं करा चुकी हूं पिछले टेस्ट में भी। ये क्या है? थायमीन कौन सा है? B1। राइबोफ्लेविन कौन सा है? B2। और नाइसिन कौन सा है? B6। तो ये तो है वाटर सॉल्युबल, और एक है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल बायोफ्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सिंपल शुगर्स, जो कि हमें स्टार्च क्रॉप जैसे कि मक्का, गेहूं, इनसे जो प्राप्त होता है, उसके फर्मेंटेशन से कौन सा बायोफ्यूल बनता है? इथेनॉल बनता है, बहुत सिंपल है। 41, कौन सा करेक्ट है? ललित विस्तार सूत्र एक संस्कृत महायान बुद्धिस्ट सूत्र है जो कंप्लीट बायोग्राफी को दर्शाता है गौतम बुद्ध की। मिलिंद पाहनो is related to the dialogue between Buddhist monk Nagsen और इंडो ग्रीक किंग मिनिएंडर। ठीक है, बिल्कुल दोनों सिंपल है बहुत ही। 42, कार्टेजिना प्रोटोकॉल बहुत फेमस, 2003, किससे संबंधित था ये? जीवित संशोधित जीव, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इनका सेफ ट्रांसफर हो, हैंडलिंग हो, यूज हो, इससे संबंधित ये प्रोटोकॉल था। 43, क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। अच्छा क्वेश्चन आ गया है, बताइए। दीपावली डिक्लेरेशन लॉर्ड इरविन ने किया 1929 में। गांधी इरविन पैक्ट कब आया? 1931 में। कम्युनल अवार्ड अनाउंस हुआ 1932 में। और डांडी मार्च तो आप जानते हैं कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। बी हो जाएगा आंसर। कौन सा सही है 44 में? ह्यूमन ईयर इज बेस्ट सूटेड फॉर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1000 to 5000 हर्ट्ज, सबसे उपयुक्त है ये। ह्यूमन आई सबसे सूटेबल येलो ग्रीन कलर के लिए है। और इफेक्ट ऑफ साउंड हर्ड बाय आवर ईयर्स रिमेन्स इन आवर ब्रेन फॉर 1/16 ऑफ अ सेकंड। इतनी देर रहता है बस इफेक्ट किसी साउंड का। फर्स्ट सेकंड ठीक है, 1/10 ऑफ अ सेकंड रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शायद आपको नहीं पता हो ये फैक्ट्स। इस क्वेश्चन को देख लेना दोबारा। 45, which of the following district has the lowest forest cover in terms of area as per UP Forest Survey report? सबसे कम पूछ रहा है, भदोही का सबसे कम है। मिनिमम लेंथ मिरर की कितनी होनी चाहिए कि आपको अपनी फुल इमेज दिखे, स्टैंडिंग इमेज पूरी? कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए, पर्सन का हाफ। 47 में आपको मैचिंग करनी है। कॉपर होर्ड्स रिसीवर साइट्स हैं ये यूपी की। ताम्र निधियां प्राप्ति स्थल, बताइए आंसर। तो आंसर तो ए हो जाएगा, देख लेते हैं। राजपुर परसो ये है बिजनौर, बिसौली बदाऊं, सरथौली शाहजहांपुर, और परिहार आपका उन्नाव। 48, सामवेद की ब्रांच से रिलेटेड है, कौन सा सही है पूछ रहा है।
कौथम संहिता जो है वो गुजरात से संबंधित है, राणायनीय संहिता महाराष्ट्र से और जैमिनीय संहिता कर्नाटका से संबंधित है। बताइए आंसर। सही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, शायद आपने पहले नहीं किया होगा ऐसा कोई क्वेश्चन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा के राहुल गांधी जी, उन्हें रिसेंटली ऑनर किया गया है फर्स्ट ओमान चंडी पब्लिक सर्वेंट अवार्ड से। ओमान चंडी कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जिनके नाम पे ये अवार्ड है? केरला के। ठीक है, ये आपके अगस्त के करीब 2004 से 2006 तक थे, फिर 2011 से 2016 तक इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है। मैचिंग करना है आपको तीर्थंकार और उनके सिंबल्स, ये जैन तीर्थंकार दिए हुए हैं और उनसे संबंधित एक प्रतीक होता है, वो आपको फेमस वालों के पता होने चाहिए। देख लेते हैं, पार्श्वनाथ जी का है स्नेक, महावीर भगवान का तो पता ही होगा सबको, एक तो आता ही होगा लायन, और वासु पूज्य का बफलो, और विमल नाथ जी का है बोर, वाराहा जिसको कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा आपको। यूएन रेड मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, ये पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अभी अगर आप इन क्वेश्चंस को नया मान रहे हैं तो आपने पीवाईक्यू भी अच्छे से नहीं प्रैक्टिस कर रखे हैं। फिर बताइए ये किसका प्रोग्राम है, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम किसका है? ये तीनों का ही है, एफएओ, यूएनडीपी और यूएनईपी। ठीक है, ये 2008 में बनाई गई थी संस्था। The earliest evidence of which of the following has been obtained from the archaeological site बालू? बालू से किस चीज के एविडेंस मिले हैं हमें? लहसुन के, गार्लिक के। 53 ब्लैक कोरिंथ एंशिएंट ग्रीक वैरायटी है किस फ्रूट की? ये अंगूर हैं आपके। ठीक है। 54th What name title had been given to the king Ashok in the बाराबर cave inscription? अशोक के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम पाए गए, तो आपको पता होना चाहिए किन किन नामों से कहां पे बुलाया जाता था। तो पियदसी जो राजा बोला गया वो बाराबार केव इंस्क्रिप्शन पे अशोक को बोला गया। अशोक वर्धन जो नाम था वो विष्णु पुराण में मिलता है, तो ध्यान रखना। बुद्ध शाक्य मास्की करके एक अभिलेख था, वहां मिला हमें देखने को, और मगधाधिराज मिला भाब्रू अभिलेख में। 55 मैच करना है आपको फ्रूट और उनका टाइप, देख लीजिए क्या होगा आंसर। तो साइकोनस क्या है? ये फिग है, अंजीर। कैरियोप्सिस होता है आपका मेज, सोरोसिस है जैकफ्रूट, कटहल, और हेस्पेरिडियम है ऑरेंज। ए हो जाएगा आंसर। द टेरिबल रिबेलियन ऑफ पिर्थू इन अवध, पिर्थू का जो भयानक विद्रोह था वो किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। 57 गंबूसिया जो है वो मच्छरों को कंट्रोल करने में मदद करती है पॉन्ड्स में, वेल्स में। गंबूसिया है क्या? ये एक प्रकार की मछली है। In which of the following two mediums the speed of sound is approximately the same at 25 डिग्री मीटर पर सेकंड में? बताइए। थर्ड और फोर्थ, आयरन और स्टील में लगभग सेम रहेगी। ठीक है, 5950 रहती है आयरन में और स्टील में रहती है 5960। 59 मिनहाज अल सिराज says about whom that sultan who has such a virtuous kind heart and respect for scholars and preachers never sat on the throne। किसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा गुणवान, दयालु हृदय तथा विद्वानों एवं धर्मोपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा? किसके बारे में ऐसा बोला था? तो इनमें से किसी के बारे में नहीं बोला था, ये इल्तुतमिश के बारे में बोला था। स्किन डिजीजेस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो चर्म रोग होता है वो किसकी, यहाँ पे किस वजह से होता है? तो वो बायोटिन की अगर कमी रहेगी तो उस वजह से हो जाएगा, विटामिन B7। Who among the following has started the Mahar movement in 1924? महार मूवमेंट किसने शुरू किया था 1924 में? तो इसमें नहीं आप जानते हैं, ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट इसको बोलते हैं, 1924 में भीमराव अंबेडकर ने। असर्शन और रीजन दिया हुआ है, as soon as he ascended the throne, फिरोज शाह तुगलक first suppressed the Meos in 1267। मेवो का दमन किया था सिंहासन पे बैठते ही। मियो ट्राइब का काफी जो है आतंक था दिल्ली में।
ए गलत है, बी सही है। मियो ट्राइब का काफी आतंक था। जियाउद्दीन बरानी से भी हमें इन बारे में पता चलता है कि घर के दरवाजे शाम से पहले बंद कर दिए जाते थे, और इसी रीजन से घियासुद्दीन बलबन ने ये किया था, इनका दमन किया था। 63. According to the Economic Survey 24-25, India's retail inflation has declined from 5.4% to how much? ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। बेसिक इकोनॉमी पढ़ के ही पेपर देने जाइएगा। 4.9% हो गया है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये फुल फॉर्म्स पूछी हैं आपसे, तो देख लेते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये ठीक हो गया। MIPS क्या है? मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये भी ठीक हो गया। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विकास दर बढ़ने पे पर्यावरण की गुणवत्ता केवल खराब होती है, इट ओनली डिटोरिएट्स। स्वच्छता और ग्रामीण बिजली जैसी सेवाओं का विकास से कोई संबंध नहीं है, सैनिटेशन, रूरल इलेक्ट्रिसिटी। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, और विकास में पर्यावरण की गुणवत्ता शुरू में खराब हो सकती है लेकिन बाद में सुधर सकती है। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है? देखिए डी सही है। एक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कजनेट कर्व करके दिया है। कजनेट कर्व सुना होगा आपने। वो ये कहता है अकॉर्डिंग टू कजनेट कर्व, एनवायरमेंट इज एडवर्सली अफेक्टेड इन द इनिशियल फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन कुछ लेवल के बाद फिर क्वालिटी ठीक हो जाती है। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से एनवायरमेंटल डैमेज इंक्रीज होता है इनकम के साथ, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। 66 कौन सा सही नहीं मैच्ड है? आर्टिकल्स दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया ये सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए मुंह ज़बानी। आर्टिकल 17 बिल्कुल ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 51A फंडामेंटल ड्यूटी। तो सही है सारे, कोई आंसर नहीं है गलत। ये हमारे पेड बैचेस की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, बैच नेम और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। पूरा आपको देखो फीस स्ट्रक्चर आपको हर जगह दिख जाएगा, हर कोर्स का। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 67 कौन सा नहीं है सही मैच्ड? एक बिट कितना होता है? तो ये आंसर ए ही हो गया। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, उल्टा है ये। ठीक है, एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, बाकी ठीक है। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज की फील्ड में 213,701 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से नवंबर 2024 तक। ये कितना परसेंट है टोटल कैपेसिटी का? ये है 46.8%। मंगोल टायर बहादुर had attacked लाहौर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? 1241 में किस शासक के शासनकाल में अटैक किया था? तो ये किया था मोज़ुद्दीन बहरम शाह के टाइम पीरियड में। ठीक है, और तराय बहादुर ने इसमें डिस्ट्रॉय कर दिया था लाहौर को। 70th देखेंगे, इनकरेक्ट चुनना है आपको। तो आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? बिल्कुल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। एस्पेरेगुलस जो है वो सिट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। ईस्ट अल्कोहल प्रोडक्शन में काम आता है। तो ये सारे ही ठीक है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। 71 देखिए, इट हैज बीन मेंशन्ड इन द संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ पांडुआ लोकेटेड इन जोधपुर दैट अर्थ बिकेम फ्री फ्रॉम एट्रोसिटीज ड्यू टू द गॉड लाइक ब्रेवरी ऑफ विच मुगल रूलर? मतलब देव तुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई थी किसके टाइम पीरियड में? बताओ, ऐसी ऐसी बातें होती हैं इनके बारे में, मूवीज में देखो क्या है ये। 72 When had the deadly virus Ebola been declared an international public health disaster by WHO? अब ये पुरानी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुछ वायरस इंपॉर्टेंट हैं तो वो वैसे भी आ सकते हैं। ठीक है ना, 2014 में इसको डिजास्टर डिक्लेयर किया था। इबोला वायरस सबसे पहले आइडेंटिफाई कब किया गया था? वो 2014 नहीं है, वो 1976 है। ध्यान रखना दोनों बातों में फर्क। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको बताना है क्या बीमारी
किस चीज को इफेक्ट करती है, किसकी वजह से होती है? डेंगू फीवर लैक ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। जापानीज एंसेफेलाइटिस दिमाग का डिसऑर्डर है। हेपेटाइटिस बी लिवर में होता है। रानीखेत डिजीज चिकन्स मुर्गियों से संबंधित है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ पैडी? पैडी की, धान की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसमें से बताना है आपको। तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि काशी लालिमा क्या है, ये भिंडी का है एक टाइप, और ये CO1148 गन्ने का है, और ये आंवला है, गूसबेरी, आंवला लिख देते हैं, ठीक है। 75 which who among the following had founded the Indian National Social Conference in 1887? किसने इसमें से फाउंड किया था? ये महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने, ठीक है। तीसरा नाम आएगा तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑल ऑफ द थ्री होता है। कोल अपराइजिंग किसने लीड की थी? मैंने क्या बताया था, जितने भी ऐसे रिवोल्ट होंगे या तो पूछेगा कहां पे, कौन सा ईयर, और कौन लीडर, तो इसमें लीडर पूछ लिया। तो ये थे आपके बुधो भगत। आपको सही बताना है लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2024 के हिसाब से। मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है इंडिया में। वान्या सिल्क में तसर, एरी और मुगा सिल्क आते हैं, और कर्नाटक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, ठीक है। ये तीन। Which of the following feature of the Indian Constitution has not been taken from US? अमेरिका से कौन सा फीचर इसमें से नहीं लिया है, पूछ रहा है। कॉन्करेंटनेस नहीं लिया है, पढ़ चुके हैं हम पहले भी। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी तीनों लिए हैं। अल्फा कैरेटिन क्या है? ये क्वेश्चन ना गलत कर देना बिल्कुल भी। प्रोटीन, कैरेटिन हेयर ट्रीटमेंट नहीं कराती हैं लड़कियां, लड़कियों को तो पक्का पता होगा, स्किन में, बालों में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। Who among the following was not among the founders of नायर मूवमेंट? देखो, नायर मूवमेंट पूछा, ईयर, अब फाउंडर या लीडर ऐसे पूछ लेगा। तो कौन नहीं थे? तो ये सारे ही थे। सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई, एम पद्मनाभ पिल्लई। तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। ऑड बताइए इसमें से आप कौन सा है, कौन सा ऑड हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑड। क्यों? अहमदाबाद का सत्याग्रह हुआ था 1918 में। बाकी ये तीनों ठीक है 1919 के। कौन सा प्लांट हार्मोन गैसियस स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है ऐसा? तो आप जानते हैं ना, पके हुए जो फ्रूट्स पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है, इथाइलिन। 83 कौन सा अमेंडमेंट एक्ट ने रिप्लेस किया था कोलिजियम सिस्टम? कोलिजियम सिस्टम अपॉइंट हो गया था ना बीच में, जो एक नई बॉडी आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो वो कौन सा एक्ट, हालांकि इसको हटा दिया था, पर वो कौन सा अमेंडमेंट था जिससे ये आया था? तो ये था 99th अमेंडमेंट 2014। 84 इंसुलिन के बारे में आपको सही बताना है। ये एक तरीके का एंजाइम है, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इसकी डेफिशिएंसी से ही डायबिटीज या शुगर, मधुमेह रोग हो जाता है। सेकंड थर्ड ठीक है। ये एंजाइम है क्या? ये हार्मोन है भाई, ये कैसे गलत कर सकते हैं आप? कौन प्रोड्यूस करता है इसको? बीटा सेल्स। कहां पे हैं बीटा सेल्स? लैंगरहैंस के आइलेट्स में होते हैं, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। 85 व्हेन हैड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अडॉप्टेड? कब अडॉप्ट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक प्रियम्बल थी, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे? कब हुई थी ये अडॉप्ट? प्रियम्बल में भी ये डेट मेंशन्ड है कि नहीं है? याद कर लो इसको। कौन सा नहीं है सही मैच्ड? देखो दी हुई है ना योजनाएं और उनके साल दिए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बिल्कुल ठीक, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना ओके, ये गलत है, मुद्रा योजना 2015। कौन सा लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है? सोया चाप कहां से मिलती है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से आप सोया चाप खा पाते हैं, बताइए? तो एमपी है सबसे ऊपर, एमपी, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका राजस्थान है। 88 मैचिंग कीजिए, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा का सवाल आ गया। क्रॉप और पहला रैंक प्रोडक्शन में बताइए। सोयाबीन फर्स्ट रैंक, सोयाबीन में प्रोडक्शन में अभी तो देख के आए ऊपर एमपी,
राइस तेलंगाना, शुगर केन और शुगर यूपी, सनफ्लावर कर्नाटका। सी हो जाएगा ना। 89। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। पहला गलत है, ये 22 जुलाई 1947। बाकी ठीक है। 90 बताएंगे। इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग अजीत श्रीवास्तव। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा अवार्ड मिला था 2017 में। ये अजीता होगा, अजीता श्रीवास्तव, ठीक है। ये देखो यहाँ पे शी आएगा। पद्मश्री मिला इनको 2023 में और ये फेमस कजरी सिंगर थी यूपी की। तो ये सही है। सी गलत है क्योंकि 2022 में इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। 91 देखिए। टॉप 3 यूटी जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है। यूटी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है तो। लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। रैंक ऑफ इंडिया इन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो 3rd है रैंक, ठीक है। चाइना है टॉप पे, फिर आपका रशिया है, फिर इंडिया है, फिर कनाडा है, ठीक है। टॉप 4। 93। यूपी सेंसस 2011 के हिसाब से कौन सा सही है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पॉपुलेशन है एससीज की, और बागपत में सबसे कम है ये पॉपुलेशन एससीज की। तो ये सही है दोनों। सीतापुर हाईएस्ट, बागपत सबसे कम। रामग्राम, जिसको रामगढ़ ताल कहते हैं, ये कैपिटल रहा है रिपब्लिक ऑफ कोलिया की। कहां पे है ये? ये गोरखपुर में है। ये जो है, जो लॉर्ड बुद्धा की वाइफ थी ना, यशोधरा, वो यहीं की राजकुमारी थी। 95। पुरुषोत्तम दास टंडन पहले गवर्नर थे यूपी के, पहले चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, पहले स्पीकर थे यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के, या पहले स्पीकर थे यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के? सी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट तो ये भी हो जाता है। पहली गवर्नर कौन? सरोजिनी नायडू। पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत, और पहले स्पीकर यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के चंद्रभाल। सारे हो गए आपके प्रिपेयर। 96. Which of the following is the first temple in North India in which शिखर had been built? आप समझते हैं ना, नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्थ का आर्किटेक्चर होता है वो शिखर क्या बोलते हैं, नगर स्टाइल होता है, और साउथ का होता है द्रविड़। तो ये पूछ रहा है शिखर कहाँ बना सबसे पहले, कौन से मंदिर में बना? दशावतार मंदिर ललितपुर का, ठीक है। यहाँ पे शिखर का निर्माण सबसे पहले हुआ था। गुप्ता टाइम पीरियड का है, ध्यान रखिएगा, देवघर में पड़ता है ये। 97। कौन सा सही है? रिवर कॉन्गो अकेली ऐसी मेजर रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, और ये लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया की। पहला तीसरा देखिए, ठीक है। ये नाइल है भाई, अफ्रीका की बात आएगी तो आपके दिमाग में नाइल नदी आनी चाहिए, नाइल के बाद कॉन्गो आती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 98. What place had been given the status of Goa in terms of literacy rate? मतलब सेंसस में लिटरेसी रेट में गोवा का क्या स्थान है, बताइए। तीसरा स्थान है। देखिए, टॉप 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो केरला है पहले, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है। कहां से आईएसटी पास नहीं करता? मौका। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? नहीं करता पास। इससे करता है पास? नहीं। किससे करता है बताइए? गुजरात है इसमें, कहीं जी है? गुजरात से नहीं पास करता है। शतक बनने जा रहा है हमारा। इट सेपरेट्स जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स, इट जॉइंस जावा सी टू द इंडियन ओशन। किसके बारे में बात हो रही है? ये कौन है? ये है सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। और भाई ये बाकी की मार्क कर लो, ये कहां पे है? सुगारू स्ट्रेट कहां पे पड़ती है? ये होन्शु होकाइडो आइलैंड है ना जापान की, उनको अलग करती है। बास स्ट्रेट बहुत फेमस है, तास्मान सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है। मलक्का आप जानते हैं अंडमान सी और जावा सी को कनेक्ट करती है।
101. Which among the following is not correct regarding Million Designers Billion Dreams Initiative? ये कुछ इनिशिएटिव्स आएंगे, अब परेशान करेंगे आपको. कोई नहीं, परेशान नहीं होना आपको. बताइए. दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन लॉन्च किया है. ये मिशन बेसिकली इनिशिएटिव जो है ये रन कर रहा है लीप, एक कैटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन कोलैबोरेशन विद दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन. पहला सही है. नॉट करेक्ट पूछ रहा था ना, पहला गलत है. मतलब ये लॉन्च किया है DNRLM ने अगस्त में. ये ठीक है, लीप. बस नाम याद रखना किसने किया है, बेसिक तो यही पूछेगा. ये हमारे पेड बैचेस की जानकारी फिर से आएगी आपके सामने. जितनी बार हमारा मन करेगा उतनी बार देंगे हम. बैच नेम एंड डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. वाकई अगर आप सीरियस अगर कोई स्टूडेंट होगा ना और वो एक कोर्स को फॉलो करेगा, एक चीज को अच्छे से पढ़ेगा, तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा. इसमें सारी हंसी मजाक से अलग बात है. 102. कौन सा नहीं है सही? झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने लॉन्च की एक नई स्कीम, झारखंड मुख्यमंत्री मेनियान सम्मान योजना, अगस्त 2024 से विमेन एम्पावरमेंट के लिए. बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है चीफ मिनिस्टर चाइल्ड थैलास्मिया स्कीम, जो लोग थैलास्मिया, जो बच्चे थैलास्मिया से पीड़ित हैं उनके लिए. एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑफर किया है इंडिया को, आइए होस्ट कीजिए मेंस एशिया कप 2026 में T20 फॉर्मेट में. ड्यूलिप ट्रॉफी 5 से 22 सितंबर 2024 को ऑर्गेनाइज हुई थी अनंतपुर और बैंगलोर में. नॉट करेक्ट. सी. तो ये मेजबानी की जो बात की है ना, बांग्लादेश में होगी, ODI फॉर्मेट होगा मेंस एशिया कप टूर्नामेंट. ठीक है. होस्टिंग राइट्स टूर्नामेंट इन T20 फॉर्मेट टू इंडिया ईयर 2025. और ODI वाला जो होगा वो बांग्लादेश में होगा 2027 में. ठीक है, फर्क समझा दोनों में. 103. यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट न्यूयॉर्क में हुआ था यूएस से. आपको बताना है कौन मेंस सिंगल का विनर रहा. जैनिक सिनर. ये सब पता होना चाहिए आपको. ठीक है, ये इटली के हैं, पहले इटालियन हैं जिन्होंने ये जीता है यूएस ओपन. इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम है ये. और विमेन्स सिंगल जीता था अरियाना सबलेंका, बेलारूस की हैं, आप जानते होंगे, उन्होंने. कौन सा करेक्ट नहीं है? इंडिया ने होस्ट किया था थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल फॉर्मेट में अगस्त में. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा सितंबर में. सितंबर में तो समझ गए ना, मैं पुराने सितंबर की बात कर रही हूँ. 47th एडिशन वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का लियोन फ्रांस में हुआ था सितंबर में. कोई गलत नहीं, सारे सही हैं. कौन सा न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है दाल वाली फसलों में, दलहनी फसलों में, पल्स क्रॉप्स में? मोलिब्डेनम. कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन? 106. रॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करना है. 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 जो है वो आपकी देहरादून में ऑर्गेनाइज हुई थी दिसंबर में. शिल्प दीदी महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इनॉग्रेट करता है, नई दिल्ली में किया अगस्त में. इंडिया में 334 बिलियनियर्स हैं अभी. बताइए, बस हम ही गरीब हैं. विच इज एन इंक्रीज ऑफ 29% कंपेयर टू द ईयर 2023. स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पहली बार 2017 में रिलीज किया गया था. आंसर बताएंगे. ये गलत हो गया, ये 2016 में आया था, बाकी ठीक है सब. फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस. इन हिंदी में भी यही है. ये प्रोग्राम है. कितने करोड़ का इसमें आउटले दिया गया है 5 सालों के लिए? 6000 करोड़ का. ध्यान रखना. ठीक है, MSMEs पे बहुत ध्यान दे रही है सरकार. Which of the following international airport is located in MP? MP में इसमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लोकेटेड? देवी अहिल्या भाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है भाई? लखनऊ में. जयप्रकाश नारायण पटना. लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी. सारे याद कर लिया करो. कौन सा सही है जो फिल्म सिटी बनने वाली है यूपी में, उसके बारे में? फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट डेवलपर भूटानी ग्रुप ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वो इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाएंगे ग्रेटर नोएडा में. इस फिल्म सिटी में सेट्स लगेंगे सारे फेमस मंदिर, अयोध्या, वाराणसी के घाट, हिमाचल प्रदेश के मार्केट, द डल लेक, कश्मीर, केदारनाथ वगैरह सब यहीं बना देंगे. ठीक है दोनों बातें.
110 करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, तो देख लो क्या है। अजरबैजान, बाकू, कंबोडिया, नॉमफे, ये हो जाएगा। डोमिनियन रिपब्लिक, सैंटो डोमिनिगो, एथोपिया इज एडिस अबाबा, ये ठीक है केवल। What are the components included in the inflation according to the definition of IMF? IMF की definition के हिसाब से inflation में क्या-क्या included है? Increase in prices of specific goods only, overall price का increase या comprehensive measure है या change in currency exchange rate only? तो ये समग्र मूल्य वृद्धि के साथ-साथ विशिष्ट वस्तुएं भी ये included है। 112 ये पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, तो स्टील प्लांट्स दिए हुए हैं और उनका ईयर दिया हुआ है, तो साथ में सॉल्व करेंगे। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल आपका 1955 ठीक है। स्टील लिमिटेड राउरकेला 1959 उड़ीसा में है ठीक है। भिलाई वाला छत्तीसगढ़ ठीक है, तीनों ठीक है। कौन सा नहीं है मेजर फीचर इंडियन इकोनॉमी का? एग्रीकल्चर इज करंटली द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी मेनली कृषि आधारित है और इंडिया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो कौन सा एक नहीं है फीचर? मेन सोर्स एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन सर्विस सेक्टर है जो मेन सोर्स है। 55% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज सेक्टर का है। एग्रीकल्चर का कितना है? लगभग 18% है। 114 अनंतपुर रीजन आंध्र प्रदेश का किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। 115 लेटेस्ट मिनरल डेटा 2025 के हिसाब से आपको बताना है। इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिना का दुनिया में, 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है चाइना अमेरिका के बाद, और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का दुनिया में। ये सी हो जाएगा आंसर, ठीक है तीनों। 116 कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग यूपी? यूपी स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाह रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपका एक बड़े अमाउंट का 16,000 करोड़ लगभग टू सिविल एविएशन सेक्टर। 5th फेज 2024 लोकसभा इलेक्शंस यूपी के उन्होंने रिकॉर्ड किया 56.07% पोलिंग हुई है 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूर्वांचल में। तो ये दूसरा आपका गलत हो गया है, ये 54.03% हुई है पोलिंग, ठीक है। आपसे पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। एक स्टडी के हिसाब से आईआईटी जो बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और आईआईटी कानपुर ने की, एयर पोल्यूशन मेजर थ्रेट है सुंदरबंस को। टाइटल था इसका एसिडिटी एंड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स ओवर अ रिमोट मैंग्रोव सिस्टम ड्यूरिंग द एडवेक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्लूम्स, ये स्टडी का टाइटल था। सही है दोनों। 118 आपको बताना है सही कौन सा है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी विल विजिट हिज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी जून में फॉर द फर्स्ट टाइम। 18th Lok Sabha has 280 members who are first time members, out of which the maximum 45 members are from UP. यही बात ठीक है बिल्कुल, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं देखो, है ना। 119 जून 2024 में, हालांकि जून की खबर पुरानी है, आप स्किप भी कर सकते हैं, पर फिर भी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू डेवलप विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द स्टेट एज अ वर्ल्ड क्लास सिविल एविएशन फैसिलिटी। तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी स्टेट कैपिटल एससीआर, जैसे एनसीआर है ना, ऐसी एससीआर के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। 19 जुलाई 2024 को यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया लखनऊ के आसपास का एरिया एज यूपी स्टेट कैपिटल रीजन। इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर है, टोटल एरिया इसका इतना है। अप्रूव किया है कि यूपी स्टेट कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनेगी। इस अथॉरिटी के हेड चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ सेक्रेटरी वाइस चेयरपर्सन होंगे। कौन सा बताना है आपको? सही बताना है। पहला तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? इसमें आपका लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है और बाराबंकी है। ये खास ध्यान देना कि इसमें आएगा क्या क्या।
ठीक है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट अ मैंगो पार्क ऑन 15 acres एट कल्ली वेस्ट नियर किसान पथ ऑन लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रायबरेली रोड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट ₹18 करोड़। सिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू सेटअप मल्टी एंड रीलिंग यूनिट्स। महाराजगंज, बस्ती, सहारनपुर, औरैया में रीलिंग इकाइयां लगाई जाएंगी। आपको बताना है कौन सा सही है। सरकार काम बहुत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, दोनों सही है। प्राइम मिनिस्टर फार्म मिन चिन जो हैं, ये किस कंट्री के हैं जो 3 दिन की स्टेट विजिट पे आए थे इंडिया अगस्त में? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे नाम वियतनाम में होते हैं, ठीक है। ये जो हैं, ये जुलाई 30 से अगस्त 1 तक यहाँ पे आए थे। आप जानते हैं वियतनाम जो है आसियान का मेंबर है, कम्युनिस्ट कंट्री है, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रूल कर रही है। वियतनाम की कैपिटल मुझे बताएंगे कमेंट करके। कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहा है 123 में। रिसेंटली माधव गोडबोले एक प्रोमिनेंट फिगर है इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में, इन्होंने एक बुक लिखी द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस, आप प्लीज इसको प्रिपेयर कीजिए किताब को। जनवरी 2024 में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है खेलो इंडिया सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है उसकी तर्ज पे खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर बनेंगे हर ब्लॉक में। ये भी ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपने आर्टिकल 217 क्लॉज 1 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट जज जस्टिस अरुण भंसाली को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। ये भी ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश एग्रीटेक पॉलिसी के बारे में कौन सा सही है। तो यूनियन कैबिनेट ने जुलाई में इसको अप्रूवल दिया है टू प्रमोट द यूज ऑफ एग्रीकल्चर डिजिटल सर्विसेज एंड इंप्रूव एग्रीकल्चर। ये पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी 2024-25 के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका ऑपरेशन होगा। दोनों ठीक है। 125 का बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लाइवस्टॉक पोल्ट्री एंड फिश फीडिंग पॉलिसी ऑफ यूपी। तो इसमें बोल रहा है जुलाई में यूपी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था टू इम्प्लीमेंट लाइवस्टॉक पोल्ट्री एंड फिश फीड पॉलिसी 2024 से 2029 तक के लिए है। ये ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस द रिस्क ऑफ concentrated feed in the livestock poultry fishery sector and enhance the quality of nutrition कि बैलेंस्ड फीड जो है संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए। ये पॉलिसी मॉडिफाई हो सकती है जैसे जैसे यूज या जरूरत पड़े आफ्टर एवेल्युएशन हर 5 सालों में। क्या हो जाएगा आंसर? इनकरेक्ट पूछा था ना, सारे सही हैं। 126 researchers from Department of Marine Biology of which university have discovered a new species of marine tardigrade। tardigrades की नई वेराइटी या नई स्पीशीज किसने जो है खोजी है? आपको पता है टार्डिग्रेड्स क्या होते हैं? वो वाटर बेयर नहीं होते, भालू से होते हैं पानी में तैरने वाले, सुना होगा आपने, मॉस पिगलेट भी कहते हैं इनको। 8 पैर होते हैं इनके, आप इंटरनेट पे देखना, बहुत ही गंदी सी फिगर आएगी तो आपको समझ आएगा। कहाँ के करें, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? तो ये है कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। 127 अगस्त 2, 2024 को विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड बाय इसरो फॉर द इंडिया यूएस मिशन टू आईएसएस। मतलब जो इंडिया यूएस मिशन है आईएसएस में, उनको वहां पे किसका चुनाव किया है, कौन सिलेक्ट हुआ है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो अभी रीजनिंग के आ गए हैं सवाल। देखिए रीजनिंग आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी होगी, मैं आपको फर्स्ट टेस्ट में भी ये चीज बता चुकी हूँ, पर आप देख सकते हैं 128 का 7, 21, 51, तो इसका आंसर आपका 492 हो जाएगा, ये गलत है। 129 का आंसर आपका मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है, ये हो जाएगा आपको 22 बी। 130 में आपको ऑड सिलेक्ट करना है, तो ये RUW इसमें ऑड है। 131 में अरेंज करना है डिक्शनरी में, आपको बताना है सेकंड कौन सा आएगा, तो सेकंड आएगा आपका वॉरफेयर इनमें से। ये हमारे अलग अलग पेड ग्रुप्स की जानकारी आप ले सकते हैं, बैच नेम एंड डिटेल्स, ऑल द फीस स्ट्रक्चर इज मेंशन्ड हियर। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 132 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 1 है, ठीक बाद में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 3 कौन सा वर्ड नेबर से नहीं बन सकता है, ये बोल रहा है
तो हाई नहीं बन सकता है, HIGH, क्योंकि 2 बार H नहीं है ना। 134 में बी इज रिलेटेड टू हम, वो साउंड निकालती है ना, तो आउल कैसे करता है? आउल हुटिंग करता है, गुगुआता है। किसी कोड में फ्रंट को 62 लिखा गया है, अब फ्रंट को आप प्लस कर सकते हैं, 21 + 9 + 12 + 13 + 7 62, ऐसे ही बैक हो जाएगा 25 + 26, मतलब पीछे से गिनती करनी है ये, ठीक है। मतलब ए को 26 मान के गिनती है ये, ऐसे समझ गए। बी हो जाएगा 91। इनको हिंदू फेस्टिवल्स ये कितनी बार आ चुके हैं बताइए, पहले क्या आएगा? डी हो जाएगा आंसर भाई। बसंत पंचमी आएगा पहले माघ में, फिर वट सावित्री आएगा, फिर रक्षाबंधन आएगा, फिर जन्माष्टमी आएगा। कितने स्क्वायर हैं इसमें? अब ये सिंपल क्वेश्चन है, 10 स्क्वायर है। वाटर इमेज पूछेगा, ऑसम का वाटर इमेज बताइए कितने सेम दिखेंगे बिल्कुल, तो 4 लेटर हैं जो बिल्कुल सेम दिखेंगे। 139 कौन सा डिफरेंट है बाकी तीनों से? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर से ऑड पूछ रहा है, आगरा, प्रयागराज, अयोध्या, टांडा, टांडा हो जाएगा। टांडा अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट हैं खुद। सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आरंभ हमारा विलोम शब्दों से ही यहाँ भी हुआ है, जैसे पिछले टेस्ट में हुआ था। हाँ, ये है कि टेस्ट नंबर 1 को पहले देख लीजिएगा, वो वीडियो आ चुका है, पहले उसे देखने के बाद तब यहाँ पर आइएगा, तो एक सीक्वेंस में आप चलेंगे, नई नई चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे। और अगर आपने पहले से सीख रखा है तो आप रिवीजन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ये विलोम का है। कहा जा रहा है कि ऐक्य एक शब्द है और इसका उल्टा बताइए, इसका विपरीत क्या होगा। तो इसमें से शुद्ध विलोम इसका हो जाएगा अनैक्य। ऐक्य का अनैक्य। ऐक्य मतलब क्या होता है? एकता का भाव या एक होने की अवस्था। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। असीम, जिसकी की कोई सीमा ना हो, इसके लिए बताना है आपको उल्टा यानी विलोम। असूया होगा, ससीम होगा, उदय होगा, स्तेय होगा। सही इसका जो विकल्प है वो क्या होगा? ससीम हो जाएगा। अ लगा दिया तो ये सीमा से बाहर चला गया, और स लगा दिया तो सीमा में बंध गया। तो उपसर्गों का हेर फेर करने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, बड़ा अर्थ परिवर्तन होता है, ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। असूया का मतलब क्या होता है? जलन का भाव, ईर्ष्या। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? वंध्या का संतानवती दिया हुआ है, परुष का कोमल दिया है, ध्यान दीजिएगा ये परुष है, पुरुष नहीं है। नख का शिख दिया है, पतिव्रता का पदारूढ़ दिया है। तो जो जोड़े दिए हैं उसमें आप आराम से पहचान सकते हैं। इसका डी वाला होना चाहिए जो कि गलत दिया है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पतिव्रता का कुलटा होता है। कुलटा आप कह सकते हैं, उसी को वारांगना कह सकते हैं, ठीक। जो भ्रष्ट आचरण करने वाली महिला है, एक व्यक्ति या एक पुरुष के प्रति एक निष्ठ नहीं है, बहुत सारे पुरुषों से संबंध रखने वाली है, तो उसके लिए कुलटा शब्द इस्तेमाल होता है। पदारूढ़ का मतलब तो होता है पद पर आसीन, तो पदारूढ़ का विलोम क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए पदावनत या पदच्युत, दोनों हो सकता है। बाकी जितने हैं सही दिए हैं। वंध्या मतलब होता है बांझ, संतानवती यानी जिसकी की संतानें हो। परुष का मतलब कठोर होता है, कोमल का अर्थ आप जानते ही हैं। नख मतलब होता है नाखून, शिख मतलब आपके सिर की जो शिखा होती है, चोटी होती है, यानी पैर के नाखून से लेकर आपके सिर तक, सिर से पैर तक या पैर से सिर तक। तो बाकी सारे सही हैं, डी वाला गलत था जिसे कि हमने चुन लिया। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ आप देखें, सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, ईमानदार का बेईमान और कृतज्ञ का कृतघ्न। देखें और बताएं इसमें कौन सा सही नहीं है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जो बी वाला विकल्प है वही जोड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। आपत्ति और विपत्ति ये लगभग समानार्थी हैं, हालांकि कुछ मामलों में समानार्थी नहीं भी कहे जा सकते हैं। आपत्ति का एक मतलब होता है विरोध जताना, ठीक, और दूसरा मतलब होता है आपदा या आफत। तो आपदा या आफत वाले अर्थ में ये विपत्ति का समानार्थी हो जाएगा। और आपत्ति का जो दूसरा अर्थ यहाँ कहा गया, मतलब विरोध जताना कि इस बात पर मुझे आपत्ति है, तो वो इसका एक अलग अर्थ होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये विपत्ति का विलोम तो होगा नहीं। देखिए, आपत्ति और विपत्ति दोनों के विलोम में जो शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो होगा संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है खुशहाली। संपत्ति का अर्थ लोग पैसे रुपए से लगा लेते हैं, लेकिन संपत्ति का जो शाब्दिक और वास्तविक अर्थ होता है वो होता है प्रसन्नता, खुशी का माहौल। अब वो पैसे से आ रहा है या किस चीज से आ रहा है इससे नहीं मतलब। बाकी जितने दिए हैं सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। रक्षक का विलोम शब्द आपको बताना है। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा?
भक्षक हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, घटक हो जाएगा, या पहला और तीसरा दोनों हो जाएगा? क्या होगा इसमें से, बताइए। तो पांचवा आप देख रहे हैं, पांचवे का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें भक्षक हो जाएगा। भक्षक ही रक्षक का उचित विलोम है। हाँ, ये है कि यहाँ घातक अगर लिखा होता ना तो घातक भी हम एक हद तक चुन सकते थे, लेकिन घटक लिखा हुआ है ना तो इसको नहीं चुनेंगे। इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, भक्षक। सरल शब्द का विलोम आपको जो न हो वो बताना है, ध्यान से देखिएगा। तो वक्र नहीं होगा, कुटिल नहीं होगा, विरल नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, इसमें से कौन सा नहीं होगा? विरल शब्द जो है ये सरल का विलोम नहीं होगा। ठीक, विरल मतलब होता है जो दूर दूर हो, जिसमें कि सघनता का अभाव हो, या जो दुर्लभ हो, दोनों ही स्थिति में हम उसे विरल कहते हैं। बाकी ये सरल का विलोम किसी परिस्थिति में नहीं होगा, बाकी जितने हैं वो सभी होंगे। वक्र मतलब, कुटिल मतलब और कठिन मतलब। जैसे सरल का अगर हम एक शाब्दिक अर्थ के तौर पर लें तो इसका जो सीधा विलोम है वो कठिन हो जाता है, सरल का कठिन। ये छोटी कक्षाओं में ही पढ़ाया जाता है। बाकी सरल रेखा या किसी सीधी वस्तु के बारे में लेते हैं तो उसके हिसाब से वक्र या कुटिल हो जाएगा। तो बाकी सभी विलोम होंगे, तो उन विलोमों को भी आपको याद रखना है। तो छठवें का सी वाला हमने चुना। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। निरघ। निरघ एक शब्द है। अब इसमें आपको बताना है इसका विलोम क्या होगा। विराग होगा, अघी होगा, निष्पाप होगा, कृति होगा। क्या होगा इसमें से? तो अघी होगा। अघी मतलब होता है पापी, अघ से युक्त। अघ यानी पाप या गंदगी से युक्त। तो इसका उल्टा हो जाएगा निरघ। निरघी मत चुन लीजिएगा, ठीक है। निरघी कोई शब्द नहीं होता है, निरघ होता है। जैसे पापी का निष्पाप होता है, पापी का विलोम निष्पाप होता है, वैसे ही यहां पर अघी का विलोम निरघ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम बताइए, इसमें से कौन सा होगा? लोकतंत्र होगा, निजतंत्र होगा, राजतंत्र होगा या स्वतंत्र होगा? तो इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा सी वाला, राजतंत्र। गणतंत्र का, गणतंत्र मतलब गण का शासन यानी जनता का शासन एक तरह से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? राजा का शासन। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। अनुग्रह। अनुग्रह का आपको विलोम बताना है, बताइए इसमें से क्या होना चाहिए? तो अनुग्रह का जो सही विलोम है वो इसमें से हो जाएगा आपका विग्रह। ठीक। प्रश्न संख्या 10, विलोम का अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं इस टेस्ट में। ह्रास का उचित विलोम आपको बताना है। ह्रास मतलब होता है कमी। अब इसमें आप देखें तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। प्रश्न संख्या 11, यहाँ वर्तनी वाक्य और वर्तनी शोधन आ गया, यानी 11वें से लेकर 20वें तक हम ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले शब्द, ये शब्द का शुद्धिकरण है। इसमें अनुगृहित शब्द को अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। आपको शुद्ध इसका जो रूप है, अनुगृहित का जो शुद्ध रूप है उसे इसमें चयनित करना है। तो अगर आप बोल सही रहे हैं तो आप लिखेंगे भी सही। बताइए इसमें से अनुगृहित को लिखेंगे कैसे? तो अगर आप पढ़ रहे हैं अनुगृहित तो इसमें से आप चुनेंगे किसको? अनुगृहित को। जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही चुनेंगे। यहाँ री की मात्रा है, ये जो मात्रा आप देखते हैं ना, ये असल में री की मात्रा होती है। इसमें र का कोई योगदान नहीं होता है। अगर आप ये वाला चुनते हैं, अनुग्रहित अगर बोल रहा है कोई, तो वो गलत लिखेगा भी, तब वो र की मात्रा लगाएगा। ये र की मात्रा है, ठीक। तो अनुगृहित ऐसे ही लिखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ह पर जो मात्रा है ना, ई वाली बड़ी ई की मात्रा रहेगी। तो बी को चुना। इसके बाद देखिए अगले वाले को, 12वें को। इसमें वर्तनी के लिहाज से जो गलत लिखा हुआ शब्द है वो आपको चुनना है। तो यानी लिखा है, सूची लिखा हुआ है, यानी लिखा है और शुष्क लिखा है। कैसे लिखेंगे? कौन सा शब्द इसमें से गड़बड़ है? गड़बड़ है आपका यानी। यानी जो हम लोग बोलते हैं वो असल में लिखने का तरीका इसका गड़बड़ है। शुद्ध ऐसे होता है, न पर छोटी की मात्रा होती है। 13वें को देखते हैं। अंताक्षरी को 4-5 प्रकार से आपको लिखकर बता दिया गया और बताना है कि इसमें से सही तरीका कैसा है, मतलब कौन सा है। तो अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाला जो एक पद्य प्रतियोगिता या एक खेल होता है उसको हम अंत्याक्षरी कहते हैं। तो अंत्याक्षरी होता है, अब लिखेंगे कैसे? देखिए, अंत्याक्षरी यानी अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाली। इसमें से सही तरीका इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिए कौन सा होगा? 13वां। इसका सी हो जाएगा। अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा, आधा न रहेगा, आधा त रहेगा, ये दोनों इसमें आधे रहेंगे। इसके बाद देखिए 14वें प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये उपर्युक्त को अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है। बहुत बार हम लोग उपरोक्त लिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। सही तरीका क्या होता है? उपर्युक्त। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे ऐसे, ठीक। आगे देखते हैं 15वें को। यहाँ शुश्रूषा लिखा हुआ है, वेशभूषा लिखा है और मनीषा लिखा है। यही 3 शब्द हैं। अब आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है।
तो एक ही शब्द को दो प्रकार से लिखा है, मतलब गड़बड़ी इसी में हो सकती है। बाकी दोनों तो ठीक लिखे हुए हैं, वो देखकर भी मालूम हो रहा है ना। तो इसमें से कौन सा शुश्रूषा आपका सही है बताइए? ए वाला सही है कि बी वाला सही है? इसका बी वाला सही होगा कि ए वाला सही होगा बताइए? देखिए, शुश्रूषा का जो शुद्ध रूप है ना वो ये वाला है, ए वाला। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तब हम चुनेंगे किसको? बी वाले को। बी वाला गलत लिखा है, हमें जो गलत चाहिए था वो मिल गया है। लेकिन याद रखिएगा शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इसमें तालव्य श पहले होता है, उसके बाद तब श्र का इस्तेमाल करते हैं बाद में। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। लड़की को बहुत दर्द हो रही थी, पेड़ पर बंदर बैठा है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बताइए कि इसमें गड़बड़ी कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 16, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से 16वें में से हो जाएगा इसका बी वाला। यहाँ आप भी जानते हैं कि दर्द हो रही थी नहीं बल्कि दर्द हो रहा था। बाकी जितने वाक्य दिए हैं सभी सही हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, यहाँ देखिएगा शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। आप मुझ पर मेहरबानी करें, मैं हथेली के ऊपर पैसे रखकर बैठा था। उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो शुद्ध वाक्य इसका ए वाला हो जाएगा, आप मुझ पर मेहरबानी करें। 17वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो इसका ए हो जाएगा, आप मुझ पर मेहरबानी करें। अब बाकी वाक्य जो है उन्हें कैसे लिखा जाएगा? तो मैं हथेली पर पैसे रख कर बैठा था। हथेली के ऊपर रखा था, मतलब ये एक दूसरे तल पर रखने का भाव आ जाएगा, जबकि सामान्य रूप से यहाँ पर का इस्तेमाल होना चाहिए, के ऊपर का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर का प्रयोग करेंगे, हथेली पर पैसे रखकर बैठा था। और दूसरा, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक, से लगाकर नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक, जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। अब ये जो वाक्य है इसको कैसे लिखेंगे? जिससे उधार लिया है क्वामा उसे चुकाना है, खड़ी पाई, ऐसे लिखा जाएगा। तो बाकी 3 वाक्य भी आप शुद्ध कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है 17वें का वो ए वाला हो जाएगा। शुद्ध वाक्य एकमात्र यही है। प्रश्न संख्या 18, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है, चोर दौड़ गया। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिल रहा है। हमारे समाज के बीच अनेक अच्छाइयों के साथ कुरीतियां भी प्रचलित हैं। अब आपको देखकर बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो शुद्ध वाक्य इसका ए वाला है, विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है। अगर यही लिखा होता कि विंध्याचल पर्वत का सौंदर्य दर्शनीय है तो ये भी गलत हो जाता। अचल मतलब पर्वत होता है, ठीक है, विंध्य पर्वत का नाम है और अचल शब्द का मतलब ही होता है पर्वत। तो यहाँ अलग से पर्वत नहीं लगाएंगे, जो कि नहीं लगाया तो अच्छी बात है, ये सही है, शुद्ध वाक्य है ए वाला। लेकिन बाकी बी, सी और डी को लिखेंगे कैसे? तो चोर दौड़ नहीं गया बल्कि चोर भाग गया। ठीक है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्धि गाय के अंदर नहीं बल्कि दूध के अंदर देखी जाती है ना, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसे होना चाहिए था। और डी वाले का क्या होना चाहिए? तो हमारे समाज में अनेक अच्छाइयों के साथ कुछ कुरीतियां भी प्रचलित हैं, या कुछ कुरीतियां भी हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रचलित हालांकि जो शब्द है ना ये यहाँ पर लिखा जा सकता है, मतलब इसको लिखने में कोई बुराई नहीं। तो 3 वाक्य हमने शुद्ध किए, एक जो उसमें सही पहले से दिया हुआ था उसको उत्तर के रूप में हमने चुन लिया, तो 18वें का ए वाला। प्रश्न संख्या 19 को देखिए, यहाँ अशुद्ध वाक्य आपको चयनित करना है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या थी। एक गुलाब की माला खरीद लेना, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। ए और बी दोनों ही अशुद्ध हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो अब आपको चुनना है, और 19वां जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों ही अशुद्ध हैं, और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। यहाँ नाम शब्द जो है वो पुल्लिंग है, और उसी के हिसाब से अंतिम में जो सहायक क्रिया है उसे हमें लगाना होगा। तो यहाँ थी की जगह हो जाएगा था। और एक गुलाब की माला खरीद लेना नहीं बल्कि गुलाब की एक माला खरीद लेना, ऐसे होना चाहिए। तो ये दोनों वाक्य गलत है। हाँ, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये एकदम ठीक लिखा है, तो हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं 19वें के बाद। यहाँ शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। देखिए, तो अब यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो 20वें का सही जवाब ए हो जाएगा, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ये ठीक लिखा हुआ है, मतलब वाक्य जैसा भी है शुद्ध है अपने रूप में, लेकिन बाकी जो है गड़बड़ है। जैसे निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध को दंड क्यों मिला? सीधे सीधे होना चाहिए, यहाँ निरपराधी शब्द का प्रयोग ही गड़बड़ है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा? यहाँ जो लिपि की वर्तनी है ना वो गड़बड़ है। लिपि ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा। और दूसरी बात यह है कि लिपि में लिखी जाती है, मतलब इसको इस ढंग से भी हम लिख सकते थे, ज़्यादा बेहतर होता कि हिंदी की लिपि देवनागरी है।
ज़्यादा बेहतर होता। तो हमें उसमें अपने आप वो भाव, लिखने वाला जो भाव है वो अपने आप इसमें प्रकट हो जाता है। देखिए, वाक्य की संरचना में सबसे पहली शर्त यही होती है कि संक्षिप्तता होनी चाहिए और एक सहजता होनी चाहिए वाक्य में। मतलब पढ़ने में एक बार पढ़ने में अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए और संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब अनावश्यक फैलाव नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सकेगा हम समेटने का प्रयास करेंगे। तो लिखी जाती है ये जो क्रिया है ना, सहायक क्रिया और क्रिया, ये सब जो है लिपि के अंदर समाहित हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक, ये ज़्यादा सही तरीका है। और बाकी अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता जो लिखा हुआ है, वहाँ पर अत्याधिक की जगह पे होना चाहिए अत्यधिक। यहाँ आ की मात्रा का प्रयोग वर्जित है। बाकी जितने हैं आपने देख लिया है। इसमें जो सही हमारा था वो ए वाला था। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। ये वाक्यांश हेतु एक शब्द वाला आ गया। ये चलेगा 30वें प्रश्न तक। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन, ये जो वाक्य है इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। अतिक्रमण होगा, अतिवृष्टि होगा, अधर्म होगा, अधिनियम होगा। इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो ये जो 21वां आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला, अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन जो है उसको हम अतिक्रमण कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 को आपने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। अन्योदर, अन्योदर शब्द का जो सही अर्थ है, यानी इसके लिए वाक्यांश, वो आपको चुनना है। तो जो धन को व्यर्थ में खर्च करता है, दूध पिलाने वाली जो धाय होती है माँ के स्थान पर, उसे कहेंगे। या प्रेम उत्पन्न करने वाला, या एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई। तो अगर एक माता से उत्पन्न संतानें भाई होते हैं, मतलब बहनें होती हैं, तो सहोदरा कहा जाता है। भाई होते हैं तो सहोदर कहा जाता है, यानी एक माँ के उदर से उत्पन्न होने वाले। लेकिन यहाँ जब माताएं कई हैं तो हम कहेंगे अन्योदर। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है यही सही है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? तो 23वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कानीन। महाभारत का जब आप अध्ययन करते हैं, महाभारत मतलब महाकाव्य जो हमारा है या उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो उसमें बहुत तरह के शब्द आपको दिखाई देते हैं, जैसे नियोग, कानीन, दत्तक, देव प्रदत्त, इस तरह के पुत्रों का उसमें जिक्र दिखाई देता है। तो कानीन का मतलब होता है कन्या से उत्पन्न संतान। जैसे कि कर्ण जो है वो कानीन पुत्र थे अगर पांडवों के वंश में देखा जाए तो, मतलब उनका संबंध केवल माता कुंती से था। हालांकि बाकी जो पांडव हैं उनकी उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई थी, लेकिन यह है कि कुंती के विवाह से पहले इनका जन्म हुआ था, तो इन्हें शुद्ध कानीन पुत्र कहा जाए। और कानीन पुत्र को आमतौर पर मान्यता नहीं मिलती थी। बहुत विषम परिस्थितियों में कानीन को उसका जो उचित स्थान होता है वो दिया जाता था। तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। मतलब अवैध ही उन्हें माना जाता था एक तरीके से, लेकिन यहाँ कानीन शब्द दिया है तो हम उसको चुनेंगे। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, मतलब प्रमाण देकर भी आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे, देखिए प्रमाण द्वारा अगर आप सिद्ध करते तब क्या कहते? अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इसमें जो विकल्प दिए हैं उन्हें देखकर अंदाजा लगा लेंगे। फिलहाल जो 24वां है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा अप्रमेय। प्रमाण से अगर आप सिद्ध कर सकते हैं तो प्रमेय कहेंगे, और नहीं सिद्ध कर सकते हैं तो अप्रमेय कहेंगे। प्रश्न संख्या 25 को देखिए। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक जो शब्द है इसके लिए आपको अर्थ बताना है, यानी वाक्यांश बताना है। तो सबकी सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो 25वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। बदले में वेतन की या किसी चीज की अपेक्षा नहीं, अपनी इच्छा से, किसी ने कहा नहीं है, अपनी इच्छा से वो दूसरों की सेवा कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो कठिनाई से मिलता है, तो अनुपलब्ध कहा जाएगा, दुर्लभ कहा जाएगा, अलभ्य कहा जाएगा, या अप्राप्य कहा जाएगा। अगर हम ये कहेंगे कि अलभ्य, तो अलभ्य का मतलब होगा कि जो मिलता ही नहीं है, जो कि पाया ही नहीं जा सकता है, उसे हम कहेंगे अलभ्य। लेकिन यहां पर कहा गया कि मिलता है लेकिन कठिनाई से मिलता है, जिसे प्राप्त करना दुष्कर है। इसका दूसरा तरीका भी पूछने का हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे। इसमें जो सही हमारा उत्तर होगा वो इसका बी वाला हो जाएगा, दुर्लभ। इसके बाद प्रश्न संख्या 27। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहा जाएगा? बहुभाषीय कहा जाएगा, बहुभाषा भाषी कहा जाएगा, बहुभाषा विद कहा जाएगा, या दुभाषीय कहा जाएगा? तो दो भाषाओं से संबंध रखने वाला दुभाषीय होगा, ठीक है। बहुभाषीय यानी बहुत सारी भाषाओं से ताल्लुक रखने वाला। बहुभाषा भाषी का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला, उनका भाषण करने वाला। और बहुभाषा विद का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं का जानकार, ठीक।
लेकिन यहाँ वाक्य क्या था, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो इसलिए हम बहुभाषाविद यानी जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे। यहाँ अगर दिया होता कि बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, तब हम लिखते बहुभाषा भाषी। हालांकि बहुभाषाविद जो है वो बहुभाषा भाषी होगा ही होगा, क्योंकि उसे बहुत सारी भाषाओं की जानकारी है, तो वो बोलेगा नहीं, बोल तो सकता ही है, लेकिन यहाँ एक सटीक शब्द दिया है तो उसे हम चुनेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। यहाँ देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए, मतलब कैसे झड़े हैं, एक दो बचे नहीं है, पूरे के पूरे झड़ गए, पेड़ जो है वो एकदम टकला हो गया है। तो ऐसे पेड़ के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे बताइए। ऐसे पेड़ को कहा जाता है, इसके लिए एक बढ़िया शब्द है अपत। हालांकि यहाँ जो विकल्प दिए हैं पत्रहीन, उसको भी चुन सकते थे। अपर्णा माता पार्वती का पर्याय है, पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की थी भगवान शिव की, और अंत में पत्ते का भी सेवन करना बंद कर दिया था, वायु पीकर वो जीवित रही अंत तक। माता पार्वती ने कठोर तप किया था, तब जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ होता है। तो अंतिम में जब पत्ते भी खाना वो छोड़ देती हैं, एकदम उनका शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, तो उस स्थिति में उन्हें अपर्णा कहा जाता है। तो अपर्णा उनका पर्याय हो गया। प्रपर्ण जो है ये पत्तों से युक्त वृक्ष के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसमें जो सर्वथा उपयुक्त शब्द है वो है अपत, यानी पत्तों के बिना। तो इसमें से 28वें का डी हो जाएगा। इसके बाद 29वें को देखें, जिसका मन अथवा ध्यान दूसरी तरफ लगा है, उसको क्या कहा जाएगा। कहते हैं अनमना होकर सुन रहे थे, यानी मन कहीं और लगा था और बात यहाँ पर हो रही थी। तो ऐसे व्यक्ति को अन्य मनस्क कहा जाता है। अन्य मनस्क, ये शब्द जो आप देख रहे हैं ना, इसका सही उच्चारण करिएगा। अन्य मनस्क यानी उसका मन किसी अन्य बात में लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, तो उसे कहेंगे अन्य मनस्क, और इसी का तद्भव रूप होता है अनमना। ठीक, बेध्यान मतलब जो ध्यान ही नहीं दे रहा है। मनवा मतलब मनवा रे मनवा, है ना, तो ये मन का ठेठ रूप है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 30 को। अत्तिका, अत्तिका एक शब्द है, ये अतिका नहीं है, अत्तिका है। बताइए इसका मतलब क्या होता है, ये इसके लिए वाक्य आपको बताना है। तो अब इसका बड़ा मजेदार अर्थ होता है, नाटक में बड़ी बहन का किरदार निभाने वाला या वाली, उसके लिए अत्तिका शब्द का इस्तेमाल होता है। अच्छा देखिए, रंगमंच की जो पृष्ठभूमि होती है ना, खासतौर पे अपने उत्तर भारत में और भारतीय संस्कृति में हर जगह दिखाई देता है। ज़्यादातर रंगमंच पर, अब तो स्टेज शो में महिलाएं भी भाग लेती हैं, अब तो खुला प्रदर्शन हर जगह होता है। पहले के समय में महिलाओं का ऐसे प्रदर्शनों में जाना वर्जित होता था, उनको मतलब इज्जत का पर्याय मान लिया जाता था, कई तरह से होता था, तो वो परंपराएं अलग चलती थी। तो उस समय जो महिलाओं का किरदार होता था वो भी पुरुष निभाते थे। अभी भी देखिए आप, रामलीला इत्यादि का जब मंचन किया जाता है तो वो टीवी वाली फैशन वाली रामलीला नहीं, जो अपनी लोक रामलीला होती है, गांव समाज में होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि दोनों किरदार, महिला का भी और पुरुष का भी, पुरुष लोग ही निभाते हैं। जो थोड़ा अपेक्षाकृत मुलायम कोमल शरीर वाला, सुंदर चेहरे वाला और कमसिन काया वाला जो लड़का होता है, उसको महिलाओं वाला किरदार, जैसे माता सीता का किरदार दे दिया, या जितनी भी महिलाओं का किरदार है वो थमा दिया जाता है, उसको बढ़िया मेकअप करके उस हिसाब से डेकोरेट किया जाता है। तो वही चीज़ है, नाटक में बड़ी बहन का किरदार निभाने वाला जो लड़का होता है, ठीक, छैला होता है, उसको कहा जाता है अत्तिका। इसके मुंह पे चंदन का लेप लगा के इसे गोरा, ऐसे गोरा चिट्टा बनाया जाता है, फिर क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया मेकअप किया जाता है ताकि पहचान में ना आए। तो पहचान में सही में नहीं आता है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 31वां देखते हैं। अब यहाँ से फिर मैटर बदल गया है, अब तद्भव तत्सम आ गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें से आपको तत्सम की पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 31 आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है भैंस, पहले ही भैंस आ गई, ठीक है। 12 सच और पद, तो देखिए इसमें तत्सम आप साफ साफ पहचान पा रहे हैं। पद जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी भैंस का महिष होता है, 12 का द्वादश होता है, सच का सत्य होता है, सीधी सीधी बात। प्रश्न संख्या 32, तत्सम जो नहीं है वो आपको पहचानना है। मृत्तिका, विकार, कपाट और कपूर, ठीक, कर्पूर होता है इसका तत्सम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। प्रश्न संख्या 33, तद्भव तत्सम नहीं बल्कि तत्सम तद्भव, ध्यान दीजिएगा क्रम यहाँ पर, तत्सम तद्भव शब्दों का जो युग्म है उसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, मतलब पहले तत्सम आएगा उसके बाद तद्भव आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है क्षीर और इसका तद्भव होता है खीर, दही का होता है दही, दुग्ध का होता है दूध और घृत का होता है घी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण है। दधी और दही जो लिखा हुआ है ये दही नहीं होता है, दधी होता है। दधी आपका तत्सम शब्द होता है, ये ध होता है जिस पर कि छोटी की मात्रा होती है, ये द और ध ऐसे लिखा जाएगा, ह नहीं होता है यहाँ पे, दही इसका तद्भव होता है। वो ठीक बात है, लेकिन बी को चुनेंगे, ये जोड़ा गलत दिया है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। देवर का आपको तत्सम बताना है, द्विवर होता है, ठीक। प्रश्न संख्या 35, कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज।
सूर्य होता है तत्सम, उसी का तद्भव रूप है सूरज। प्रश्न संख्या 36, यहां देखिए तद्भव आपको पहचानना है। वानर, बंदर, पवन और पर्यंक पहचानना आसान है, उसका तत्सम ऊपर ही दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। केला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहां देखिए कदरलिक, कदली, केलकह, कदालिक। तो ये सारे जो कठिन कठिन बनाकर दिए हैं वो किसी काम के नहीं है। कदली, कदली शब्द जो है ये तत्सम है, केला उसी का तद्भव है, ठीक, कदली कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 38, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आग, आंख, गजानन और पीठ। तो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो तद्भव शब्द जो नहीं है वो गजानन है, ठीक। गजानन एक शुद्ध तत्सम शब्द है। आनन मतलब होता है मुख या मुंह कहा जा सकता है। गज मतलब होता है हाथी, तो हाथी के मुख वाला यानी गजानन किसको कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द है। बाकी आग, आंख और पीठ ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। आग का अग्नि होता है, आंख का अक्षी होता है और पीठ का पृष्ठ होता है। प्रश्न संख्या 39, इसमें से तत्सम शब्द आपको चुनना है। अटारी दिया है, अखिल दिया है और अहीर दिया है, साथ में आंख दिया है। तत्सम इसमें से कौन सा है? तो अखिल। प्रश्न संख्या 39 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अखिल हो जाएगा। अखिल इसमें से तत्सम शब्द है। अटारी का अट्टालिका होता है, अहीर का आभीर होता है और आंख का अक्षी अभी पीछे आपने देखा। अंतिम प्रश्न देखते हैं तद्भव तत्सम का 40वां, और इसमें कहा गया कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आकाश, मेघ, सियार और पवन। बताइए। तो सियार जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, इसका श्रृंगाल होता है। श्रृंगाल भी लिखते कैसे हैं? या तो ऐसे लिख दीजिए श्रृंगाल, और नहीं तो फिर ये जो श्री आपने लगाया है इसमें एक और डैश मत लगाइएगा, या ऐसे लिख दीजिए। ये बड़ा श मतलब जो तालव्य श होता है उसके नीचे री की मात्रा लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंगाल। तो फिलहाल यही एकमात्र इसमें तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। अब यहां से विशेषण विशेष्य 50वें तक चलेगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? दुगुना, बेईमान, मैला और गंदा। पीछे हमने देखा था दुगुना, इकहरा, इस तरह के जो शब्द हैं ये आवृत्तिवाचक में आ जाएंगे, मतलब ये कुल मिलाकर गुणवाचक तो नहीं ही है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो नहीं है वही पहचानना है। बाकी सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ये अवगुण है लेकिन ये गुणवाचक में ही आते हैं। प्रश्न संख्या 42, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए। 42वें को आप ध्यान से देखिएगा। मानव शब्द का विशेषण इसमें से क्या होगा? तो मानवीय हो जाएगा, है ना। इसमें जो विकल्प दिए हैं मानवीकरण, मानवीय, मनुष्य और मानवता, उसमें से हमारा जो सही जवाब है वो मानवीय हो जाएगा। इसका जो सही जवाब आपने चुना बी वाला, उसे चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। कौन सा एक विशेष शब्द है? रामलला, सीताराम, बुद्धिमती स्त्री और रमापति। तो 43वां जो आप देख पा रहे हैं इसका सही जवाब बी हो जाएगा। सीताराम इसमें विशेष है, दोनों ही नाम है। हालांकि बाकी अगर आप देखें तो उसमें भी नाम ही दिए हैं, लेकिन एक शब्द दूसरे की विशेषता बताने का काम कर रहा है, महिमा मंडन का काम कर रहा है। तो ऐसे में एक विशेषण, एक विशेष्य वाला जो ताल्लुक है वो बन रहा है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये विशेष्यों का ही जोड़ा है, ठीक है। दोनों नाम है, दोनों ही विशेष्य हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। सरीखा, ये कौन सा विशेषण है? ठीक, बताइए। 44वां आप देख पा रहे हैं। तो 44वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा समुदायवाचक। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है कि गुणवाचक है। सरीखा शब्द जो है इसमें किसी की तुलना की जाती है कि उस व्यक्ति के सरीखा, ठीक है। तो या तो हम गुण की तुलना कर रहे हैं या अवगुण की तुलना कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये गुणवाचक ही होगा, नो डाउट। लेकिन अगर समुदायवाचक आपके विकल्प में दिया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, सरीखा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम एक समूह के अंदर तुलना का भाव पैदा कर रहे हैं। कम से कम एक या एक से ज़्यादा जब व्यक्ति या वस्तुएं रहेंगी तभी उनके बीच में तुलना संभव है, ठीक है। तो यहाँ सरीखा शब्द जो है ये समूह के अंदर जब चीज़ें होती हैं, समुदाय बनता है तभी तुलना होती है, तो उस हिसाब से समुदायवाचक होगा। तो हम बी को चुन रहे हैं। अगर मान लीजिए समुदायवाचक नहीं दिया होता तो हम गुणवाचक को चुनते, कोई हर्ज उसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? 45, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। तम जो है ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है आपका। बाकी जितने हैं वो आपके विशेष्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी 46वें को देखते हैं। तो 46वां जो है इसमें कहा जा रहा है कि बड़ा कारखाना, छोटा बेटा, नीला कबूतर, इसमें विशेष्य कौन कौन से पद हैं? तो विकल्प इतना आसान है कि बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 3 वाला जो जोड़ा है उसमें सिर्फ सी में ही दिया हुआ है ना। कारखाना, बेटा और कबूतर यही इसमें विशेष्य है। बाकी बड़ा, छोटा और नीला ये विशेषण है। प्रश्न संख्या 47, यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है।
अब इसमें आपको अधिक की इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है ये आपको बताना है। बताइए, अधिक शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये दूध की विशेषता बता रहा है। अधिक शब्द जो है ये गाय की नहीं बल्कि दूध की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर विशेष्य आपका हो जाएगा दूध। इसके बाद देखिए 48वें प्रश्न को, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। ये वाक्य है, सीधा वाक्य है, इसमें आपको विशेष्य बताना है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य क्या होगा बताइए। देखिए इसका जो विशेष्य है वो विद्यार्थी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, विद्यार्थी इसमें विशेष्य है। प्रश्न संख्या 49 को देखें, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब इसमें बताइए कि विशेषण क्या होगा। प्रश्न संख्या 49, इसमें चतुर शब्द जो है विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है ना। तो चतुर यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। विद्यार्थी यहाँ पर विशेष्य हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, 10 क्विंटल धान खरीद लिया है। ये 50वां आप देख रहे हैं, 10 क्विंटल धान खरीद लिया है। अब बताइए कि इसमें विशेषण कौन सी कोटि का है, यानी कौन सा विशेषण है, कुल मिलाकर आपको ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 10 क्विंटल यानी यहाँ जो धान की मात्रा है, धान का जो परिमाण है वो निश्चित है। अब धान के एक एक दाने को आप गिनते तो है नहीं, इसे या तो आप नापते हैं या तौलते हैं। अब धान को नापा नहीं जाता है, तौला जाता है। गेहूं के साथ भी यही होगा, या ऐसी किसी भी थोक जो चीज़ है उसके साथ होगा। तो यहाँ गिनने का नहीं बल्कि तौलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर होगा परिमाणवाचक, और परिमाणवाचक में भी कैसा? निश्चित परिमाणवाचक होगा। लेकिन यहाँ परिमाणवाचक आप जानते हैं तो उतने से काम चल जाएगा। ठीक, तो हम चुनेंगे किसको? 50वें का ए वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे दिया तो है निश्चित परिमाणवाचक, तो ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक को चुनेंगे। मतलब है तो ये परिमाणवाचक विशेषण ही, लेकिन परिमाण भी निश्चित है, तो सटीक विकल्प जो है बी वाला उसको हम चुनेंगे, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, काम हो गया। अब देखते हैं क्या 51वें प्रश्न को, यहाँ से पर्यायवाची आरंभ होता है। तो कहा गया कि सरस्वती का पर्याय नहीं है भारती, वीणा पाणी, यहाँ पाणी होगा, महाश्वेता और पद्मा। तो पद्मा कहा जाता है माता लक्ष्मी को, बाकी तीनों माता सरस्वती के ही पर्याय हैं। भारती भी उन्हीं को कहा जाता है। वीणा पाणी मतलब पाणी अर्थात जो उनके हाथ हैं उनमें वीणा है। महाश्वेता भी ये माता सरस्वती का ही नाम है, लेकिन पद्मा जो है ये लक्ष्मी जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 52, कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो कलित लिखा हुआ है, अवतंस लिखा है, जातरूप लिखा है और ताम्रस लिखा है। बताइए 52वां प्रश्न, और सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें से ध्यान से देख लीजिए, इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक, यहां आप ध्यान से देखें, सी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। ये ताम्रस नहीं है, तामसर है। तामसर यानी तमस से जुड़ा हुआ है। तो बाकी जितने आप देख रहे हैं वो बुराई और अंधकार के पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ण के नहीं होंगे। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है ना, वही एकमात्र ऐसा है जो कि स्वर्ण अर्थात सोने का पर्यायवाची है, जातरूप। प्रश्न संख्या 53, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जो शब्द है, इसके लिए आपको एक पर्याय शब्द ढूंढना है। मतलब अर्थ पूछा जा रहा है, अर्थात समानार्थी है या इसका एक पर्याय आपको शब्द यहाँ पर बताना है। तो मंद बुद्धि, तत्पर बुद्धि, सहनशील, उल्टी खोपड़ी। विकल्प काफी मजेदार हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 53वां जो आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका इसमें से कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, तत्पर बुद्धि। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति का मतलब ये होता है कि तत्काल जो किसी चीज को देखे और तत्काल कोई उसका निष्कर्ष निकालकर उत्तर देने में सक्षम हो। हाजिर जवाब मतलब उसकी जो बुद्धि है वो तत्काल ही समस्या का समाधान करने में सक्षम हो, उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति। तत्काल समस्या का निराकरण कर सके। तो इसमें से तत्पर बुद्धि जो है वो सबसे उपयुक्त विकल्प है। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं, इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म जो है वो सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी और उरग। 54 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है 54 को आप ध्यान से देखिएगा, सी वाला हो जाएगा, जलधि और अम्बुद। ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये पर्यायवाची का जोड़ा नहीं है। पुरंदर और अमरपति ये भगवान इंद्र का है। सरोवर और पुष्कर ये भी पर्यायवाची हैं आपस में, तालाब के। फड़ी और उरग जो है ये सर्प के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलधि जो है ये समुद्र को कहा जाता है और अम्बुद कहा जाता है बादल को। ठीक, तो ये दोनों जो है ये दो अलग अलग चीजों के पर्यायवाची हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। प्रश्न संख्या 55 को देखें, जीव का पर्याय शब्द क्या होगा? बताइए। वचन होगा, रसना होगा, जीव होगा, ध्वनि होगा, रसना होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं 56वें को। यहाँ देखें, ये शब्द समूह मतलब 4 शब्द दिए हुए हैं, उसमें से एक भिन्न अर्थ वाला है, यानी बाकी पर्याय हैं लेकिन एक उसमें से अलग है, और जो विषम है या अलग है वही आपको चुनना है। तो अनल, पवन, समीर और मारुत दिया है। बताइए इसमें से कौन सा होगा?
तो 56 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है, बाकी पवन, समीर और मारुत या मरुत ये वायु के पर्यायवाची होते हैं। ये हवा का नहीं है बल्कि आग का पर्यायवाची है, तो इसमें ए वाले को चुनते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखें, यानी 57वें को। छपाकर, छपाकर जो शब्द है इसके लिए पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होना चाहिए? निशाकर होगा, रजनीचर होगा, दिवाकर होगा, प्रभाकर होगा, इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 57 सही जवाब इसका क्या होगा? निशाकर हो जाएगा। छपाकर और निशाकर ये दोनों ही चंद्रमा को कहा जाता है। रजनीचर की जगह पर अगर रजनीकर लिखा होता तो हम चंद्रमा का पर्याय मान लेते, लेकिन रजनीचर का मतलब होता है रात में विचरण करने वाला यानी राक्षस। दिवाकर और प्रभाकर जो है ये भगवान सूर्य के पर्याय है, तो इसमें से ए वाला हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 58 को देखिए। षटपद, 6 पैरों वाला, इसके लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, बताइए। तो 58वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसमें से सी हो जाएगा, षटपद यानी 6 पैरों वाला अर्थात भंवरा। इसके बाद प्रश्न संख्या 59 यहां पर दिया है, दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो घमंड, दंभ, तिरस्कार और अहंकार। तिरस्कार का मतलब होता है उपेक्षा या अपमान, ठीक, उपेक्षा मूल रूप से होता है, तो ये सी जो है ये दर्प का पर्याय नहीं है। दर्प का शाब्दिक अर्थ होता है घमंड, दंभ और अहंकार भी उसी को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं, मतलब सी वाला हमने चुना। इसके बाद अंतिम प्रश्न को देखते हैं, शंकर यानी भगवान शिव का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, बताइए। ललाटाक्ष होगा, गंगाधर होगा, त्रिलोचन होगा या शशधर होगा, इसमें से कौन सा होगा बताइए। देखिए ललाटाक्ष लिखा है, गंगाधर लिखा है, त्रिलोचन लिखा है और शशधर लिखा है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। शशधर जो है ये चंद्रमा का पर्याय है, भगवान शिव का नहीं है, ठीक है। बाकी जितने हैं वो भगवान शिव के पर्याय है। तो यहाँ पर हमने इस मॉक को कंप्लीट किया है। ऐसे कई सारे मॉक टेस्ट सेक्शनल और फुल लेंथ आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे फ्री इनिशिएटिव इसी उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि आप लगातार रिवीजन करें और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। फिलहाल इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।